नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हमारे प्यारे से, सुंदर से और इस मस्त वाले भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के 5 चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। फिर हमने 6 वाला चैप्टर शुरू किया और खुशी की बात यह है कि आज इसमें भी हम तीसरे लेक्चर तक पहुंच गए। हम मानव के जो सेक्टर हैं, मानव की जो क्रियाएं हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि मानव के जो व्यवसाय हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं कि कौन सा मानव क्या काम कर रहा है, कौन सा व्यवसाय ऐसा है जो देश की प्रगति में सहायक बनता है, कौन सा ऐसा है जो देश की प्रगति में सहायक नहीं बनता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हुए आज हमारे इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे देती है एक व्यवसाय को पूरी तरह से समझा देती है। तो आज हम सबसे पहले एक छोटा टॉपिक है स्वच्छंद उद्योग, यानी आजाद उद्योग। किसी पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहते, ना कोई ज्यादा खर्चा आता और ना इनमें कोई ज्यादा मजदूर काम करते। ये स्वच्छंद है, मतलब जहां चाहे विचरण कर सकते हैं। इधर से माल नहीं मिला तो उधर से ले आते हैं, तो ये स्वच्छंद होते हैं। फिर हम एक बहुत ही प्यारी सी सारणी देखने वाले हैं जो आपने किताब में कई बार पलट पलट के देखा है, लेकिन दुख हुआ समझ में नहीं आई, है ना। तो आज वो समझ में आ जाएगी। उसका नाम क्या है? उद्योगों का वर्गीकरण। तो इन 2 टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला आज का। पढ़ाई आप अच्छी कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है, और अच्छे से मेहनत करना है और वो सारी चीजें अचीव करना है जो हमें चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वच्छंद उद्योग क्या है। स्वच्छंद उद्योग अपने आप में आजाद उद्योग है। मैं एक शब्द में इसकी परिभाषा दूं तो आजाद है, किसी पर निर्भर नहीं है। अगर इसने माल दिया तो ठीक है, नहीं तो इधर से आजा भाई, माल तू लेके आजा। इसने मना कर दिया, उधारी ज्यादा हो गई, तीसरे को कह दिया। तो स्वच्छंद यानी कि अपनी इच्छा से भ्रमण करने वाले, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा से घूमने वाले, अपनी इच्छा से रहने वाले, उनके ऊपर दूसरा कोई अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। जब चाहे बंद कर दिया, जब चाहे ओपन कर दिया। तो स्वच्छंद उद्योग खुले उद्योग है। क्या है? स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित है। कौन सी विविधता में? व्यापक विविधता। इसका मतलब यह है, जैसे ये स्वच्छंद उद्योग है, इस उद्योग के अंदर माचिस बनाने का काम हो रहा है। क्या बनाने का काम हो रहा है? माना कि, है ना, आप सोचो यार इतनी बड़ी मशीन कहाँ जरूरत पड़ती है माचिस में, तो फास्फोरस लाओ और बना दो माचिस, क्या है। लेकिन पता चला कि माचिस के लिए जो है कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। तो इस उद्योग को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। माचिस का माल नहीं मिल पा रहा है एक स्थान से, तो ये दूसरे स्थान से मंगाएगा। यहां भी नहीं मिल पा रहा है तो तीसरे स्थान से मंगाएगा। तीसरे स्थान पर भी नहीं मिल पा रहा है तो इस उद्योग में वो बीड़ी उद्योग शुरू कर देगा। बीड़ी से संबंधित तेंदू के पत्ते जो होते हैं, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है। तेंदू के पत्ते मंगा लेगा। अब तेंदू के पत्ते भी नहीं मिल रहे तो कुछ समय के लिए इसको होल्ड कर देगा। स्वच्छंद उद्योग किसी पे निर्भर नहीं है, खुले और मस्त रहता है। अब आप कहेंगे सर इसको तो लॉस हो जाएगा। लॉस को देखता ही नहीं है ये तो स्वच्छंद है। ये कहता है मैं मस्त रहने वाला आदमी हूं, खाऊं पीऊं कमाऊं, निर्वाह है। ये क्या है? निर्वाह। इन्हें अपने जीवन जीने के लिए स्वच्छंद उद्योग किया जाता है कुछ लोगों द्वारा। बीड़ी बनाने लग गया, कल को सिगरेट बनाने लग गया। आधे लोग बुरा मान जाते हैं, यार हमें बीड़ी पसंद नहीं है, माचिस तो है, सिगरेट होनी चाहिए। कितने गंदे हो रहे हैं ना। तो बीड़ी बनाते बनाते माचिस बनाने लग गया। स्वच्छंद उद्योग खुला विचरण करता है, कहीं से भी माल मंगा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें व्यापक विविधताएं मिलती है। क्या मिलती है? व्यापक विविधताएं, मतलब ढेर सारी विविधताएं देखने को मिलती है। व्यापक विविधता का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में बदलाव देखने को मिलते हैं। कभी मजदूर ज्यादा हो गए, कल 50 मजदूर काम कर रहे थे, आज 100 मजदूर रख लिए। कल काम कम हुआ तो 75 रख लिए। कोई भी फिक्स नहीं होता इसमें। इसीलिए तो कहा गया है कि ये स्वच्छंद है। क्या है ये? स्वच्छंद उद्योग है। इसलिए व्यापक विविधता इसमें देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं है। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं है। हमने कहा ना, माचिस इसे नहीं मिल रही है तो ये क्या बनाना शुरू कर देगा? बीड़ी। तेंदू के पत्ते इसे नहीं मिल रहे हैं तो ये और कुछ चिप्स बनाना शुरू कर देगा, आलू लाके।
वो भी नहीं मिल रहा है तो गेहूं लाके बिस्किट बनाना शुरू कर देगा। यानी किसी पर निर्भर नहीं है, इसमें विविधता मतलब चेंज किए जा सकते हैं, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, इसीलिए लिखा व्यापक विविधता यानी बदलाव किए जा सकते हैं। और कच्चे माल जिनके भार में कमी होगी तो इसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। बस इतना याद रखें, निर्भर नहीं है मतलब कुछ भी कर सकता है, निर्भर तो है ही नहीं। ऐसे उद्योग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अरे नहीं होने चाहिए। ऐसे किस काम के? आप सोचो, स्वच्छंद उद्योग है, उसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 1000 लोग काम कर रहे हैं माना। अब इसमें अचानक से कमी हो गई तो इसने 750 लोग कर दिए। यहाँ पे कितने लोग बेरोजगार हो गए? 250 लोग बेरोजगार हो गए बेचारे, घर बैठ गए। इस मालिक को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो स्वच्छंद है, कोई एग्रीमेंट नहीं है इसके पास, वर्कर भी जब चाहे छोड़ सकता है, ये भी जब चाहे निकाल सकता है। तो स्वच्छंद उद्योग में ना तो खुद का भविष्य है, ना जो काम कर रहा है उसका भविष्य है, तो ऐसे उद्योग किस काम के? तो स्वच्छंद उद्योग कुछ ऐसे ही होते हैं। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। इसमें मतलब जैसे हमने कहा, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बना लेगा, फास्फोरस वगैरह लाके माचिस बना लेगा, गेहूं लाके बिस्किट बना लेगा, गुलकंद लाके गुलाब के फूल लाके गुलकंद बना लेगा, गुलकंद बना लेगा, मतलब विनिर्माण तो हो रहा है इसमें, लेकिन स्वच्छंद है। और कुछ इसमें एक विशिष्ट जो उद्योग, इसमें भी कुछ विशिष्ट होते हैं जो पुर्जों पर काम करते हैं। ऑटोमोबाइल के पुर्जे, ऑटोमोबाइल आप जानते हैं, मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, जैसे बाइक का ऊपर का जो पकड़ने के जो ग्लव्स होते हैं वो बना दिए, हैंडल बना दिया, बाइक के ग्लास बना दिए, बाइक के पहिए के ऊपर जो कवर लगता है वो बना दिया। तो ऐसी चीजें बनाने में भी ये गैजेट जो होते हैं, पुर्जे जो होते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। कहीं से ये प्राप्त करते हैं प्लास्टिक, और उस प्लास्टिक में क्या करते हैं, किसी स्थान पे प्लास्टिक है प्राथमिक व्यवसाय, उस प्लास्टिक को लाके उसमें चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया और अपना मार्जिन निकाल लेते हैं, लेकिन निर्भर इन पे रहते हैं। तो विनिर्माण तो है ही, साथ में स्वच्छंद उद्योग भी है, अगर पुर्जों वाला काम कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपके? अब इसमें आगे अगर हम देखें, इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिक की भी कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ज्यादा रखता ही नहीं, जितने श्रमिक इसको चाहिए होते हैं उतने ही रखता है, ज्यादा कोई लफड़ा पाड़ता ही नहीं है। मतलब 100 श्रमिकों की जरूरत है तो ये 90 ही रखता है, 110 की जरूरत है तो ये 100 ही रखेगा। मतलब जब चाहे निकाल देता है श्रमिक को, जब चाहे रख लेता है। ऐसा किस काम का उद्योग? इसीलिए लिखा है इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अब ऑटोमोबाइल प्लास्टिक को घीस के कुछ बनाया जा रहा है, अब खिलौना जो बनाने वाला वो क्या प्रदूषण ज्यादा फैलाएगा? मुझे बताओ। एक उद्योग के अंदर जो है रात दिन भट्टियां चलती है, गंदा पानी निकलता है, वो जो प्रदूषण फैलाता है, उसके मुकाबले स्वच्छंद में प्लास्टिक खिलौनों का काम या फिर पुर्जे बनाने का काम हो रहा है तो वो ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला पाएगा। तो ये प्रौद्योगिकी नवाचार के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें ऐसे शोध से ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल भी किया जाता है कि प्रदूषण कम से कम हो, और वैसे ही स्वच्छंद कहता है मेरे तो यहाँ प्रदूषण होता ही नहीं है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। ये थे स्वच्छंद उद्योग। अब हम बढ़ते हैं हमारी उस सारणी की तरफ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। कईयों को ये दिखाई नहीं दे रही है तो मैं जूम करके बता देता हूं इसको। ये देखिए, एक एक चीज को देखना आपको, पहले इस सारणी को अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं उद्योगों का वर्गीकरण। क्या देख रहे हैं? उद्योगों का वर्गीकरण। पहले एक बार इसको रीड कर लेते, फिर एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। उद्योगों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। किसका वर्गीकरण देख रहे हैं हम? उद्योगों का वर्गीकरण। यह आपको दिखाई दे रहा। उद्योगों को वर्गीकरण के आधार पर हमने जो है आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा है इसको? 4 भागों में। अभी लिखते नहीं है, मैं समझा देता हूं आपको। ये आकार के आधार पर पहला, ये कच्चे माल के आधार पर दूसरा, ये उत्पाद के आधार पर तीसरा और ये स्वामित्व के आधार पर चौथा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। लास्ट वाला, फोर्थ वाला स्वामित्व, सबसे पहले क्या है? आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। यानी आकार के आधार पर सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। देखो यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और मालिक यानी स्वामित्व के आधार पर। यानी कोई उद्योग है तो उसका आकार कैसा है? छोटा है, बड़ा है और ज्यादा बड़ा है। 3 पार्ट करेंगे आकार के आधार के। फिर कच्चे माल के आधार पर, कृषि आधारित है या खनिज पर आधारित है या रसायन पर आधारित है या फिर वन पर आधारित है या पशु पर आधारित है। फिर इसमें खनिज के और पार्ट हो जाएंगे, धात्विक और अधात्विक, सीमेंट, चीनी, मिट्टी के बर्तन। इसमें लोहा और लोहा हो जाएंगे।
जिसमें लोहे की मात्रा पूरी तरह से है और जो एलओ जो पूरी तरह से लो नहीं बन पाया। उत्पाद के आधार पर देखेंगे हम, ये उत्पाद के आधार पर मूलभूत और उपभोक्ता का सामान जो आता है वो इसमें आएगा, और फिर हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो ये चीज हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ये चीज। अब इस एक एक को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आकार के आधार पर उद्योग। फिर जैसे ही हम ये सारणी पढ़ लेंगे तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे आकार के आधार पर डिटेल्स हैं। यहां तो हम बेसिक परिभाषा देखेंगे और बेसिक बात करेंगे सिर्फ। तो शुरू करते हैं इस उद्योग की सारणी को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है और कम से कम 6 या 5 नंबर की आती है। तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे आकार के आधार पर उद्योग जो है, किसके आधार पर? आकार के आधार पर उद्योग जो है, इसमें मार्कर ले रखा है मैंने इसलिए नहीं हो रहा है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, यानी आकार के आधार पर उद्योग जो होते हैं, आकृति के आधार पर। आकार मतलब उद्योग कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, उससे मतलब नहीं है बिल्डिंग कितनी बड़ी, उसमें श्रमिक कितने काम कर रहे हैं, उस पर आकार तय होता है। तो सबसे पहले कुटीर घरेलू उद्योग होता है। सबसे पहले क्या होता है? कुटीर और घरेलू उद्योग, जो कलाकृतियों का निर्माण करता है। अब मैं अगली स्लाइड ले रहा हूं जो पूरी तरह से खाली है, जिसमें हम इसको समझेंगे। सबसे पहले किसके आधार पर देख रहे हैं हम? आकार के आधार पर देख रहे हैं। किसके आधार पर देख रहे हैं? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जब हमने देखा तो हमने देखा कि कुटीर और घरेलू उद्योग सबसे पहले आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कुटीर, कुटीर व घरेलू। फिर इसमें आ रहा है कुटीर और घरेलू के बाद छोटे, और फिर इसमें आ रहा है बड़े। ये तो लिखा हुआ है कि ये उद्योग है, ये देखो, बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसमें लिख देते हैं हम, उद्योग लिख देते हैं, पैमाने पैमाने में लिख रहा हूं पूरा, क्योंकि लिखा हुआ है पूरा उद्योग। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब जो कुटीर उद्योग है उसमें कलाकृतियां आएगी। क्या आएगी? कलाकृतियां। ध्यान से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कलाकृतियां। अब आप ये समझ गए कुटीर उद्योग पढ़ रहे हैं हम आकार वाले में। किस में पढ़ रहे हैं? आकार वाले में। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? आकार में। पहला उद्योग जो है वो है कुटीर। पहला कौन सा है? कुटीर। अब कुटीर का मतलब है कलाकृतियां, कलाकृतियां, कलाकृति। कुटीर उद्योग में कलाकृतियों का मतलब है छोटे छोटे खिलौने बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, लोहे के खिलौने बनाना, स्टील के खिलौने बनाना। मिट्टी और प्लास्टिक इसमें महत्वपूर्ण होती है। क्या महत्वपूर्ण होती है? मिट्टी और प्लास्टिक, इसके खिलौने बनाए जाते हैं। कितने लोग काम करते हैं? एक परिवार के लोग काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। कितने लोग काम करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लोग। परिवार में 5 लोग हैं तो मिलके काम करते हैं, कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, खिलौने बनाते हैं और उसे बाजार में निर्यात कर देते हैं, जिससे उनकी आय जो प्राप्त होती है उनको, उससे उनका घर खर्चा चल जाता है, घर खर्चा चल जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही? ये तो हुआ कुटीर, यानी कुटीर उद्योग हुआ है जब आप रक्षाबंधन आते हैं तो देखते हैं कि किसी सेट से हम कुछ सामान लेके आते हैं और घर बैठे बैठे राखियां बनाती है औरतें। तो 1000 राखियां बनाई तो उसको वो 30 रुपए, 60 रुपए या 90 रुपए ऐसे कुछ देता है। वो जो उद्योग होता है वो उद्योग होता है आकार के आधार पर कुटीर, या इसको घरेलू उद्योग भी हम कह सकते हैं। तो ये आकार के आधार पर यानी छोटा उद्योग है, बिल्कुल छोटा, आकार के आधार पर छोटा उद्योग है। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग वो उद्योग है जो आप अपने आसपास देखते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो अचार डालने का काम करता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो नबदे जो होते हैं वो बनाने का काम करता है, एक व्यक्ति ऐसा है कुम्हार जो है जिसको आपने देखा है मटकी बनाने का काम करता है। अब जो मटकियां बना के उसने 100 मटकियां बनाई और आसपास की कॉलोनी में बेच दी, सारी कॉलोनी को सप्लाई कर दिया उसने 100-100 रुपए लेके। ये जो उद्योग हुआ कुटीर उद्योग हुआ। लेकिन ये कुटीर उद्योग जब बढ़ने लग जाता है तो एक परिवार से इसमें 2 परिवार काम करने लग जाते हैं, 2 परिवार से इसमें 4 परिवार काम करने लग जाते हैं।
पहले कुमार 100 मटकी बेच रहा था, अब उसको पता चला कि यहाँ खपत ज्यादा है और लगभग आसपास की 5 कॉलोनियों में मटकी बिक रही है, तो उसको अब 500 मटकियां बनानी पड़ेगी। अब इस कुमार महोदय को अगर 500 मटकियां बनानी है, जो परिवार मिलके 100 ही बना पाता है, और जब तक 100 बना रहा था, इसका उद्योग कुटीर उद्योग है। इसका उद्योग बहुत लघु है, बहुत छोटा है, घर में है। किसमें है? घर में। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आसपास की कॉलोनी में उसकी मटकी की चर्चा होने लगी, वो बहुत सुंदर मटका बनाता है, उसकी मटकी और मटके की चर्चाएं होने लगी, तो लोग डिमांड जो है, मांग जो है बढ़ने लगी, तो उसने अपने ननियाल से कुछ लोगों को बुला लिया। कुछ लोग आसपास के जो काम करना चाहते हैं, जो कुमार का काम जानते हैं, आपको और मुझे नहीं बुलाएगा, क्योंकि जो लोग काम जानते हैं, निपुणता है, उन लोगों को अपने पास बुलाएगा और अपने साथ रख लेगा। ऐसे करते करते इसकी टीम जो है वो परिवार के 5 सदस्यों से बढ़कर 25 से 30 लोगों की हो गई। 25 से 30 लोग जैसे इस उद्योग में हुए, तो ये आकार जो है, इसका पहला आकार जो था कुटीर व लघु उद्योग, वो इसका नाम बदलकर यहां पे दूसरे नंबर की आकार स्थिति ले लेगा, जिसको हम छोटे उद्योग कहेंगे। छोटे उद्योग। पहले ये उद्योग नहीं था, सिर्फ कुटीर था। अब छोटा उद्योग अब बना है, जब इसमें 25 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? 25 लोग। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और गौर कीजिएगा। जब तक उसके 5 परिवार के लोग काम कर रहे थे, तो कुटीर यानी छोटा मोटा खर्चा चलाने वाला उद्योग, कुटीर यानी नॉर्मली चलने वाला और बहुत ही धीमी स्थिति से चलने वाला उद्योग है। अब इसमें आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हो। एक दर्जी है, सिलाई करता है, तो उसको हम सेवा सेक्टर में डालते हैं, लेकिन समझने के लिए उसको देती है व्यवसाय में समझ रहे हैं, वो सबको सप्लाई दे रहा है। 100 ड्रेस बना पाता है, लेकिन अब डिमांड ज्यादा हो गई, अकेला काम नहीं कर पा रहा है, उसने 5, 6, 7, 10 करते करते कई टेलर और रख लिए, तो उसका व्यवसाय बढ़ता गया, तो धीरे धीरे छोटे उद्योग बन गए। क्या बन गए? छोटे उद्योग। अब ये छोटे उद्योगों में जब कन्वर्ट हुआ कुमार का मटकी का काम, तो उसने देखा कि डिमांड तो और ही बढ़ती जा रही है। 25 लोग मिलकर 500 मटकी बना रहे हैं रोज, फिर भी बिक गई। छोटा उद्योग है। 5 लोग मिलकर 25 मटकी बना रहे थे। कितनी बना रहे थे? 25 मटकी बना रहे थे, तब भी मटकी बिक रही थी। लघु उद्योग था। 500 जब बिकने लगी तो छोटा उद्योग हुआ। लेकिन बात यहां तक रुकी नहीं लाडले, उद्योगों का व्यवसाय उसका बढ़ता ही गया, और उसने देखा कि एक दिन जो है पूरा गांव जो है, पूरा शहर जो है उसे मटकी मांगने आने लग गया। तो उसने एक बड़ा सा बिल्डिंग लिया, उसके अंदर आधुनिक जो गैजेट है वो लगाए, आधुनिक मशीनें उसमें लगाई, आधुनिक मशीनें लगा के जो 25 लोग उसके पास काम कर रहे थे, उसने डायरेक्ट उनको 25 गुना कर दिया। और जब हजारों लोग इसमें काम करने लग गए, जब सैकड़ों की संख्या में 500 से 700 लोग इसमें काम करने लग गए, तो ये धीरे धीरे एक बड़े पैमाने का उद्योग बन गया। किस पैमाने का? बड़े पैमाने का उद्योग। ये तीसरे नंबर का उद्योग है। तो आकार के आधार पर जो उद्योग है वो 3 होते हैं। छोटे उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग। यहां तक बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। सारणी का पहला फेज जो है, 4 भागों में सारणी को, उद्योगों के वर्गीकरण को हमने डिवाइड किया था। उसमें पहला प्रकार हमारा है आकार के आधार पर उद्योगों का व्यवसाय, उसको हमने अच्छे से देख लिया। अब एक बार सारणी पे हम चलते हैं और देखते हैं ये जो चीज हमने देखी थी, जिसको हमने अच्छे से समझा, आकार के आधार पर उद्योग जो है कुटीर और घरेलू उद्योग है। इसमें कलाकृतियां होती है, यानी आकृतियां बनाई जाती है। इसमें क्या बनाई जाती है? इसमें आकृतियां, इसमें खिलौने बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं इसमें? खिलौने। खिलौने जो है प्लास्टिक के हो सकते हैं, खिलौने जो है मिट्टी के हो सकते हैं। ये सब इसमें किया जाता है। और इसमें मुख्य बात यह है कि परिवार के लोग काम करते हैं, परिवार के ही लोग काम करते हैं, इसके अलावा काम में नहीं करते हैं। फिर परिवार के लोग मिलके काम नहीं कर पा रहे थे, तो 5 लोगों से जब इसको 25 में तब्दील किया गया, जब ये छोटे पैमाने के उद्योग बन गया। जब ये कौन सा उद्योग बन गया? छोटे पैमाने का उद्योग बन गया। और वो लोग, सब लोग काम कर रहे थे, और अचानक से देखा कि बड़े पैमाने के उद्योग में तब्दील होने लगा। बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ने लगी, अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ने लगी, और मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी, और वर्करों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि इसका व्यवसाय 500 से 700 लोगों की जरूरत को
मांग कर रहा था, डिमांड कर रहा था, क्योंकि मार्केट में जब मांग होती है, मार्केट में जब मांग होती है तो उसकी आपूर्ति की जाती है। क्या की जाती है? उसकी आपूर्ति की जाती है, और उसकी आपूर्ति करने के लिए वर्कर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? वर्कर्स की जरूरत होती है। अब वर्कर्स होंगे तो ही आपूर्ति होगी। आपूर्ति जब होगी जब व्यवसाय जो है, उद्योग जो है, बड़े लेवल पर बन पाएगा। तो उद्योग आकार के आधार पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, और इनको हमने ध्यान से समझ भी लिया। इसलिए अभी इसको रफ करते हुए हम आगे का उद्योग जो है उसकी बात कर रहे हैं। आगे के इस उद्योग में हम देखें तो कृषि आधारित उद्योग, कच्चे माल के आधार पर उद्योग देख रहे हैं हम। किसके आधार पर देख रहे हैं? कच्चे माल के आधार पर उद्योग हम देख रहे हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है ये कच्चा माल, कच्चे माल के आधार पर। अब जिसको नहीं दिख रहा है मैं बोल रहा हूं साथ में, जूम करके मैं पहले आपको दिखा चुका हूं। कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग है वो बहुत सुंदर और बहुत ही तरक्की वाले उद्योग होते हैं। कैसे? अब कच्चा माल एक जगह से तो मिलेगा नहीं। कोई माचिस उद्योग है तो उसको लकड़ी चाहिए, वनों से मिलेगी। कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां से दवाई बनाने का उद्योग है तो उसको जड़ी बूटियां जो है वनों से मिलेगी। अब कोई ऐसा है कि लोहे के, स्टील के बर्तन बनाता है तो उसको जो साधन मिलेंगे वो खनिजों से मिलेंगे, कच्चा माल। कोई ऐसा है जो पेट्रोल और प्लास्टिक जो है उसके लिए रासायनिक क्रिया होती है, प्लास्टिक से खिलौना बनाने के लिए, तो उसको रासायनिक आधारित खनिजों की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। वन आधारित, वन और कृषि आधारित दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन कृषि से जो चीजें प्राप्त होती है उसे गन्ने से, जैसे चीनी बनाना, वनस्पति तेल आदि, और वन से प्राप्त आधारित जो है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं समझाऊंगा अभी, और पशु आधारित ऊन और चमड़ा। ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और आप एक एक चीज को समझ भी पा रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चे माल के आधार पर अगर हम बात करें उद्योगों के वर्गीकरण की, तो सबसे पहले आ रहा है कृषि आधारित। क्या आ रहा है? कृषि आधारित। अब देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं और हम एक एक चीज को फिर से देखते हैं यहाँ, जो हमें देखनी है। जो हमें क्या देखनी है? हमें अब थैंक यू दिखाई दे गया तो अब हमारा मन जो है पढ़ने में और ज्यादा लगने लग गया। कृषि आधारित उद्योग में चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, चाय, कॉफी, रबड़ आदि आते हैं। समझ लेते हैं इसको, यहां से समझना। कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय और रबड़ आते हैं। अब एक एक को हम समझ लेते हैं। कच्चे माल पर जो उद्योग टिके हुए हैं, सबसे पहले हम उसको देख रहे हैं जो कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है पूरी तरह से। ये वाला उद्योग किस पर आधारित है? कृषि पर। ये हम पढ़ चुके हैं पूरा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ये वाला कृषि आधारित उद्योग। जैसे कोई चीनी बनाने का उद्योग है तो चीनी बनाने वाले उद्योग को गन्ना चाहिए। क्या चाहिए इसको? गन्ना। तो ये गन्ना कहां से प्राप्त करेगा? खेत से। कहां से प्राप्त करेगा भाई? खेत से प्राप्त करेगा। अब गन्ना ये खेत से प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब कृषि आधारित उद्योग है। वनस्पति तेल बनाया जा रहा है, या तो इसको सरसों चाहिए या इसको तिल चाहिए या फिर इसको सोयाबीन चाहिए, जिससे तेल निकाला जाए, वो सब कुछ इसको चाहिए, तभी ये वनस्पति तेल चल पाएगा। तो मुझे बताओ, सरसों, तिल और सोयाबीन ये सब कहां होंगे? ये सब होंगे कृषि आधारित में। हो सके तो आप बुक की जो सारणी है उसको लेके बैठ जाएं ताकि और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इतने में समापन डिटेल से और बहुत ज्यादा खुल के कर पाना मुश्किल है। यहाँ पे चीनी उद्योग जो है वो गन्ने पे निर्भर है, तो कृषि आधारित हुआ। वनस्पति तेल जो सब्जी में ऑयल काम आता है उसकी बात हम कर रहे हैं। आज सोच रहे हैं वनस्पति तेल क्या है? सरसों का तेल जो है वो, और इसका तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब तेल जहां से प्राप्त, जो तेल की फसल जो है, सरसों, तिल आदि जो प्राप्त होते हैं वो कृषि से होते हैं। इसलिए वनस्पति तेल जो है वो निकालने के जो कारखाने होते हैं वो कृषि आधारित कारखाने होते हैं। यानी कि चीनी बनाने के उद्योग को गन्ना जहां से मिलता है, गन्ना उसके लिए कच्चा माल है। गन्ना उसके लिए क्या है? कच्चा माल है। वो कच्चा माल इस कृषि आधारित उद्योग को खेत से मिला, इसलिए कृषि आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग देखो ये दिखाई दे रहा है सूती वस्त्र। अब सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए। अब ये कपास कहां से मिलेगी? खेत से मिलेगी। खेत से मिलेगी, खेत से मिलेगी, तो ये कैसा उद्योग हुआ? कृषि आधारित। कृषि आधारित। और ये कपास जो है ये क्या है? कच्चा माल है। क्या है ये? कच्चा माल। इससे क्या बनाया जाएगा?
इससे सूती वस्त्र बनाया जाएगा। तो ये भी किस में आता है, इसमें। कॉफी और चाय, कॉफी और जो चाय है वो पत्तियां जो होती है उनको तोड़ने का फोड़ने का कार्य जिस कारखाने में होता है वो कॉफी और चाय के उद्योग होते हैं। कच्चा माल कहां से प्राप्त हुआ, खेती बाड़ी से। रबड़ उद्योग, रबड़ को एक शेप दिया जाता है, लेकिन पहले रबड़ जहां से मंगवाया जाता है वो कृषि है और ये कच्चे माल में आता है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि उद्योगों को हमने 4 भागों में बांटा, लेकिन दुख की बात तो जब हो गई हमारे लिए कि भाग के ही भाग बने हुए थे। और पहला भाग हमने जब देखा कि उद्योग जो है आकार के आधार पर इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं, हमने कुछ समझ में आ गए। लेकिन अब ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, लेकिन कतई ही ना घबराए, हम साथ हैं, मेरे लाडले और लाडलियों के साथ हैं हम, इसलिए ध्यान से इस बात को समझते जाना है। जहां कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स कर देना, अगले लेक्चर में बता दूंगा। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, चीनी है तो गन्ना चाहिए, वनस्पति तेल है तो उसको सरसों चाहिए, सूती वस्त्र है तो कपास चाहिए, कॉफी चाय है तो उसको कच्चा माल चाहिए, रबड़ है तो उसको कच्चे रबड़ चाहिए। उसको पकाकर एक नया शेप दिया जाता है, गन्ने को चीनी के रूप में, सरसों को तेल के रूप में, सरसों के तेल के रूप में, कॉफी और चाय और सूती वस्त्र कपास जो है सूती वस्त्र के रूप में। तो वो कच्चा माल कृषि आधारित माल हुआ। तो कच्चे माल जहां से प्राप्त होते हैं और जिस उद्योग को वो चाहिए, जो कृषि से प्राप्त हुए हैं कच्चे माल, और जिस उद्योग की तरफ जा रहे हैं तो वो कच्चे माल कृषि आधारित हो गए। ये बात समझ में आ गई। दूसरा खनिज आधारित उद्योग, दूसरा कौन सा है, खनिज आधारित उद्योग। अब ये आपको खनिज आधारित दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे खनिज आधारित ये रहा, ये खनिज आधारित। अब खनिज आधारित उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अब ये भी 2 प्रकार के। देखो कच्चे माल तो ढेर सारे प्रकार का होता है, कच्चे माल में भी पार्ट बने और उन पार्ट के भी पार्ट बने हुए हैं। कच्चे माल के आधार पर खनिज आधारित उद्योग होते हैं। ये या तो धात्विक है या अधात्विक है। अधात्विक वो है जो कुछ हमें जो बालू मिट्टी की तरह दिखाई दे, जैसे सीमेंट मिट्टी की तरह दिखाई देती है, वो अधात्विक है। चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी जो होती है, चीनी मिट्टी जो होती है वो हम बालू रेत की तरह दिखाई देती है। यानी इतने मजबूत नहीं होते, इतने ठोस नहीं होते, इसलिए ये पूरी तरह से धात्विक नहीं है, क्योंकि इनमें पूरी धातु के गुण नहीं है। जैसे सीमेंट है और जो है चीनी मिट्टी के बर्तन है, ये सब अधात्विक में आ गए। अब आपसे ये पूछा जाएगा अधात्विक खनिज सीमेंट चीनी को कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, तो खनिज आधारित उद्योगों से, खनिज आधारित क्षेत्रों से, उद्योगों से नहीं। धात्विक खनिज, इसमें लोहा आ गया और ये लोहा आ गया। लोहा तो वो जो मजबूत है, और इसे थोड़ा सा कम मजबूत तांबा, एल्यूमिनियम। अब तांबे को आप मोड़ सकते हो, लोहे को मोड़ के दिखाओ, आप नहीं मोड़ सकते ना। तो लोहा जो है पूर्ण रूप से लोहा है, पूर्ण रूप से ठोस है। अब लोहा का मतलब यहां लोहा इस्पात नहीं है, लोहे का मतलब यहां है ठोस, और एलोहा का मतलब है उससे थोड़ा कम ठोस, और अधात्विक का मतलब है बिल्कुल बुरादा। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो तांबा जो है मोड़ा जा सकता है, एल्यूमिनियम की जो बर्तन होते हैं उनको भी आप मोड़ सकते हैं, रत्न और आभूषण जो होते हैं, गहने जो होते हैं, उनको भी मोड़ सकते हैं आप। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये अलोह धात्विक खनिज है, जो खनिज आधारित कच्चे माल की पूर्ति करते हैं। धात्विक में लोहा और लोहा इस्पात। यहां लोहा ऐसा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि लोहा ऐसा तो कच्चा है, उसका तो बुरादा या फिर इस प्रकार का, तो वो तो अलोह और धात्विक में आएगा। लोहा इस्पात इसलिए लिखा क्योंकि आप जानते हैं लोहा अयस्क जो होता है, लोहा अयस्क, उसको एक भट्टी में गर्म किया जाता है इस प्रकार से, ये हम जान चुके हैं। इस भट्टी में मैग्नीज और कोका डाला जाएगा, यहां इसमें आग लगाई जाएगी, जब जाके बनेगा लोहा इस्पात। क्या बनेगा, लोहा इस्पात। ये बात आपके समझ में आ गई। अब ये चीज हमने देखी कि खनिज आधारित जो उद्योग है वो धात्विक और अधात्विक 2 रूप में होते हैं, लेकिन धात्विक के भी रूप होते हैं। कच्चे माल के आधार पर खनिज जो है कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित, यानी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उत्पाद के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, और स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए हमें याद ये रखना है 3 + 5 + 2 + 3। अब जो है इसको आप आगे जाते हो तो ये डिवाइडेशन तो छोटे छोटे, ये उपभोक्ता कोई अलग नहीं है, ये इसको नीचे लाया गया है, और इस उपभोक्ता के 3 पार्ट कर दो। एक तो बिस्किट बना रहा है, वस्त्र बना रहा है, वाहन बना रहा है, उस पर हम आएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 + 5 + 2 + 3 ये आप याद रखें। और टोटल कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। 3 प्रकार का तो आकार वाला, कच्चे माल वाला 5 प्रकार का, उत्पाद के आधार पर 2 प्रकार का,
और स्वामित्व यानी मालक के आधार पर, मालिक के आधार पर 3 प्रकार का। ये बात हमें समझ में आ गई। अब आते हैं रसायन आधारित उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित है। रसायन उद्योग आधारित जो है, जैसे पेट्रोल, प्लास्टिक है, उसमें रसायन का प्रयोग करके, नमक है, कृत्रिम रेसे है, रासायनिक है, उर्वरक है, यानी इसमें वो है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का केमिकल्स मिलाए जाते हैं। प्लास्टिक को गालने के लिए, प्लास्टिक को मोड़ने के लिए कई केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो वो रसायन आधारित होते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और डिटेल से इसको हम देखने वाले हैं एक एक चीज को। वन आधारित उद्योग, जैसे इमारती लकड़ी है, लाहक के जो पौधे उनसे, तारपीन, जो सिलाई मशीन आपने देखी है, सिलाई मशीन के अंदर जो तेल डाला जाता है, सिलाई मशीन, इस सिलाई मशीन के अंदर जो तेल डाला जा रहा है उसको तारपीन का तेल कहते हैं। कौन सा तेल है वो? तारपीन। अब सिलाई मशीन बनाने की कोई फैक्ट्री है, वो साथ में तारपीन का तेल भी दे रही है, तो वनों पर आधारित तारपीन लेकर आएगी जब भी तो तेल निकालेगी। तो कच्चा माल कहां से मिला? यानी कि उद्योग को कच्चा माल, सिलाई मशीन वाले को कच्चा माल कहां से मिला? तो वन आधारित उद्योगों से मिला। कागज बनाने वाला उद्योग है, उसमें भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और जो है वनों से प्राप्त किया जाता है। तो ये रसायन और वन दोनों आ जाते हैं, लेकिन यहां हमने इसको वन में ही डाला है। तो आप इस बात का भी क्या रखें, ध्यान रखें। इसके अलावा पशु आधारित उद्योग। अब कोई पशु आधारित उद्योग है, चमड़े के बैग बनाता है। क्या बनाता है? चमड़े के बैग बना रहा है, तो उसको क्या चाहिए? चमड़ा। चमड़े के जूते बना रहा है, तो उसको क्या चाहिए? चमड़ा। ऊन, यानी कि ऊन के जो है वह स्वेटर बना रहा है, ऊन के कंबल बना रहा है। कोई ऐसा उद्योग जो कंबल बना रहा है, कोई ऐसा उद्योग जो या तो कंबल बना रहा है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, कोई ऐसा उद्योग है कंबल निर्यात का काम करता है, कंबल बनाता है, चमड़े के जूते बनाता है, ऊन के कंबल बनाता है, ऊन की जो सॉल होती है, स्वेटर जो होती है वो बना रहा है, ऊन के जो बैग जो होते हैं वो बना रहा है, ऊन के ही जो है बैग, चमड़े के बैग बना रहा है, चमड़े और ऊन का इस्तेमाल कर रहा है बैग में, हर चीज में। अब ये चमड़ा और ऊन कहां से प्राप्त होता है? क्या ये वनों से मिलते हैं? नहीं मिलता। चमड़ा और ऊन दोनों भी किससे नहीं मिलते? चमड़ा और ऊन है क्या? कच्चा माल है। चमड़ा और ऊन किसी उद्योग में आएंगे तभी वो बैग और कंबल बना पाएगा। ध्यान से समझना फिर से बात को। अगर किसी उद्योग में कंबल और उसको चमड़े के जूते बनाने हैं तो उसको ऊन और चमड़ा चाहिए। अब ये कहां से आएगा? तो ये खेतीबाड़ी से आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। और ये है क्या? कच्चा माल है, जब तो बन पाएगा। जूते कब बन पाएंगे? जब चमड़ा होगा। तो चमड़ा क्या है? यहाँ पे कच्चा माल। अब ये कहां से मिलेगा? क्या वनों से मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। चमड़ा कहां से मिलेगा? सोचो। क्या ये कृषि से मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये जो है रसायन पदार्थों से मिलेगा? नहीं। क्या ये खनिजों से मिलेगा? नहीं। तो बात अपने आप ही क्लिक हो जाती है, ये तो पशुओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो इसीलिए इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, आपने ध्यान से इसको समझा और सारी चीज क्लियर हो गई। यानी हम आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार और कच्चे माल के आधार पर उद्योग 5 प्रकार पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अब 2 आधारों को या फिर 2 उद्योगों के रूप को कच्चे माल जो देते हैं उनको पढ़ने के बाद हमारी जो जर्नी है आगे बढ़ती गई और हम पहुंच गए सीधे 3 नंबर वाले उद्योग पे, जो 2 भागों में बांटा गया था। इसको कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखें इसको कितने भागों में? 5 भागों में। इसको कितने भागों में? 2 भागों में। ये चीज 3 भागों में, मतलब ये चीज आप याद रखें जब भी इसको कर पाएंगे। अब कृषि, खनिज, रसायन, वन, पशु, ऐसे याद रख लेना इसको। देखो आकार वाले में तो कोई लोड ही नहीं आता। छोटे, बड़े, उससे बड़े। आकार वाले को कैसे याद करना है? 3 है आकार वाले में, छोटे, बड़े, उससे बड़े। अब इसको कैसे याद करें कच्चे माल वाले को? कृषि, खनिज, रसायन, वन, पशु। कृषि जहां आप कर रहे थे उस खेत के अंदर खनिज मिला, उस खनिज को निकालने के लिए आपने खड्डा खोद के केमिकल डाल दिया और फिर वहां पे एक पौधा निकल आया, तो आपने देखा पौधे को जो है पशु आके खा गया। ऐसे याद रख लोगे ना? पक्का रख लोगे। कैसे याद रखा? आप खेती कर रहे थे, अचानक से आपने देखा कि वहां कोई खनिज निकल गया, तो आपको लगा कि खनिज बाहर आ जाए इसलिए कुछ केमिकल्स डाल दिया, रसायन डाल दिया, लेकिन उस रसायन की क्रिया से एक वन निकल आया, वहां पे पौधा निकल आया और उसको पशु आके खा गया। ऐसे याद रख लेना, आसानी से याद हो जाएगा। उत्पाद के आधार पर, यानी उत्पाद के आधार पर किस प्रकार से जो है डिवाइडेशन है कच्चे माल का। एक तो होता है मूलभूत और एक होता है उपभोक्ता का सामान।
अब ये जो था ये तो कहीं से मिल रहा था, इसमें जो चीजें हैं वो तो हमें जो है फिजिकली रूप से दिखाई दे रही है, फिजिकल रूप से दिखाई दे रही है, और इन्हें हम प्राप्त कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ये भी हमें फिजिकल रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यह है कि इसमें जो चीजें दिखाई दे रही है उसमें संख्या की बढ़ोतरी और घटोतरी है, इसमें संख्या पर जोर दिया गया है। इसमें जो वस्तु जहां से मिल रही है फिजिकली रूप में, जो कच्चा माल मिल रहा है उस पर चर्चा की गई है। लेकिन उत्पाद के रूप में, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है तो मूलभूत से उसको क्या चाहिए, लोहा चाहिए। जैसे उपभोक्ता का सामान जो होता है वो कोई फैक्ट्री करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कोई फैक्ट्री बिस्किट बना रही है, कोई फैक्ट्री वस्त्र बना रही है, कोई फैक्ट्री वाहन बना रही है, जैसे उदाहरण थे कार, स्कूटर, साइकिल, ये सब बना रही है, तो ये उपभोक्ता का सामान हुआ, इसको भी कच्चा माल चाहिए। अब कोई वस्त्र बना रहा है तो उसको वस्त्र के जो धागे हैं कई तरह के होते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से उसको लाना पड़ेगा। कोई बिस्किट बना रहा है तो बिस्किट, अब आप सोचेंगे थोड़ी देर के लिए कि बिस्किट बना रहा है तो बिस्किट के लिए तो गेहूं चाहिए, तो गेहूं की अगर बात आ गई तो ये तो सीधा कृषि में चला गया, इसको यहां क्यों नहीं डाला गया था? क्योंकि बिस्किट जो है या बिस्कुट जो है वो एक उत्पाद है, और यहां हम उत्पाद के आधार पर उद्योग की बात करें, ये उत्पाद बन गया। अब क्या बन गया? उत्पाद। तो ये चीज भी आपको समझ लेना, मूलभूत और उपभोक्ता का सामान। तो यहां पे रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए था, बिस्किट को रोटी में मान लो, कपड़ा कपड़ा ही होता है, वस्त्र लिखा हुआ है, मकान की जगह वाहन दिया है, तो ऐसे याद कर लो इसको आसानी से। अब आता है स्वामित्व के आधार पर, यह बड़ी प्यारी चीज है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब है मालिक। स्वामित्व का मतलब क्या है? मालिक कौन है उद्योग का। उत्पाद के आधार का मतलब है उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या है। कच्चे माल के आधार से मतलब है माल कहां से आता है, कहां से, और आकार के आधार पर है कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ये इसको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने लिखे हैं। बताओ, आकार के आधार पर 3 प्रकार, कच्चे माल के आधार पर जो है वो कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। उत्पाद के आधार पर 2 प्रकार के। अब उत्पाद आपको अटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें उत्पाद हो रहा है, चीजें निकलने लग गई बाहर उद्योग से, इसलिए बिस्किट, वस्त्र और वाहन आ रहे हैं। अब स्वामित्व बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी। क्या मतलब होता है इसका? सरकारी। सार्वजनिक का मतलब क्या है यहां पे? सरकारी। तो ऐसे उद्योग जो सरकार के अंदर काम करते हैं, किसके अंदर काम करते हैं उसको ही समझा रहा हूं यहां पे, सरकारी उद्योग। सार्वजनिक को हम सरकारी कह सकते हैं, जो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के मतलब प्राइवेट, मेरा उद्योग हो गया, आपका उद्योग हो गया, अपने रूल चलेंगे, लेकिन कुछ नियम सरकार के भी चलेंगे। एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो है एक प्रकार से जीवन पॉलिसी उनकी करानी पड़ेगी। तो कुछ रूल्स सरकार के चलते हैं। तो सार्वजनिक तो सरकार का होता है और निजी क्षेत्र प्राइवेट होता है। संयुक्त क्षेत्र किसका है? ना मेरा ना सरकार का, सरकार का और मेरा दोनों का। तो सरकार प्लस निजी दोनों साथ में जब मिले होते हैं तब कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। क्या कहते हैं? संयुक्त क्षेत्र। तो सबसे पहले हमने बात की स्वच्छंद उद्योग की, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो एक अलग टॉपिक था। उसमें लोग कम चाहिए, बढ़ा देता है, घटा देता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है, आय कम लगती है, लेकिन मजदूरों का भविष्य दांव पर रहता है। उसके बाद हमने उद्योगों का वर्गीकरण जो सारणी है ये हमने पढ़ी, और ये मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक बच्चे को याद हो जाए। इसको कैसे याद कर रहे हैं हम? 3 + 5 प्लस 2 + 3, 3 + 5 + 2 + 3। उल्टा बोलो, देखें, 3 फिर प्लस फिर 2 फिर प्लस फिर 5 फिर प्लस फिर 3। आकार के आधार पर 3 है, छोटे उससे बड़े कृषि आधारित 5 है, खेत के अंदर कृषि कर रहे थे
कृषि कर रहे थे तो कृषि वाला आया, खनिज निकला, आपने रसायन डाला खड्डे में, वन उग गया और पशु खा गया। पांचों हो गए नहीं होंगे बताऊं मुझे। फिर आता है अपना उत्पाद के आधार पर मूलभूत और उपभोक्ता समान, और फिर आता है लास्ट वाला स्वामित्व, तो सरकार का या फिर प्राइवेट या फिर दोनों का, सरकार का या फिर प्राइवेट या फिर दोनों का। कमेंट बॉक्स में जो बच्चा यहां तक आया है पढ़ते पढ़ते, उसको जरूर बताना है कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ये भी आपको बताना है, मेंशन करना है। मैंने आपको कहा है पूरा लेक्चर देख लेते हो, कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, बहुत गलत बात है ना। हमें बहुत ऊर्जा मिलती है इस चीज से। तो ये चीज हमने देखी और समझी और एक एक चीज को जाना। उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? उद्योगों का वर्गीकरण। और इस उद्योगों के वर्गीकरण की मूल बात क्या थी? एक सारणी थी जिसको हमने 3+5+2+3+ में बांटा और हमें आसानी से याद हो गई। 4 भाग जो थे उनके हमने इस प्रकार से भाग कर लिए। यह आप अपने रजिस्टर के ऊपर के सांचे में लिख देना। और मैं आपको कहता हूं कि 100 में से 100% एग्जाम में पूछी जाएगी, 100 में से 100% एग्जाम में पूछी जाएगी। एक ऐसी सारणी और आने वाली अगले चैप्टर में, उसको भी हम देखेंगे। ये 2 सारणियां जो है, ये 2 इंडेक्स जो है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, हर बार बोर्ड में पूछी जाती है। और मैंने कहा जिसको ये आती है उसका 15 नंबर पक्के हैं। अब बेसब्री से जिस चीज का आपको इंतजार था वो चीज आपके सामने है। इतना सब्र रखा आपने, संयम बना के पढ़ाई की, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। लाइक शेयर करना है, लर्न एंड शेयर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और जितना हो सके इस साल मेहनत करना है। मिलते हैं अगले बहुत प्यारे से लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।